आज होने वाला इस पे विशेष कवरेज हमारी जारी है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता यतेंद्र जी। यतेंद्र, देखिए, मेरे साथ बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा जी हैं, जो अभी चाय पीकर प्रधानमंत्री के यहाँ से आए हैं और कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाले हैं। जेपी जी, अब आप नई जिम्मेदारी, संगठन की जिम्मेदारी के बाद अब सरकार की जिम्मेदारी, क्या आपका पहला रिएक्शन में जानना चाहूंगा? देखिए, मैं संगठन का, पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। शुरू से जो भी जिम्मेवारी मुझे मिलती रही है उसको मैं करने का प्रयास करता रहा हूं पूरी ताकत के साथ, और आगे भी जो पार्टी मुझे जिम्मेवारी देगी उसको ईमानदारी से पूरी ताकत के साथ उस कार्य को करने का प्रयास करूंगा। ईश्वर मुझे ताकत दे कि मैं इस कार्य को करने में सफल रहूं। कई राज्यों के प्रभारी आप रहे हैं, जम्मू कश्मीर के भी प्रभारी आप हैं, जहाँ चुनाव होने वाले हैं, और अब अच्छा है प्रधानमंत्री के साथ, तो उनके साथ अब खुद आप सक्रिय रूप से मंत्री रहेंगे, तो किस तरह की जिम्मेदारी, कोई विभाग आपको मिलेगा? देखिए, ये पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय पर तय करेंगे। जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसको मैं निभाऊंगा, और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए चुनाव में भी जहां मेरी जिम्मेवारी, जैसे अभी जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी मेरे पास है, मैं उसको पूरी ताकत से निभाऊंगा। जेपी जी, आप स्टूडेंट लीडर रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे, आप पूर्णकालिक भी रहे, और अब कैबिनेट भी आप हिमाचल में रहे, अब मोदी सरकार में कैबिनेट, क्या इस तरह की कोई उम्मीद थी? रात भी आपकी किस तरह से कटी है? तमाम बातें मैं जानना चाहूंगा, जो आपका एक पूरा जीवन आरएसएस के साथ जुड़ा रहा है। देखिए, मैं शुरू से ही कोई अटकलें नहीं लगाता और कोई इस तरह का मन में कोई किसी विषय को नहीं रखता हूं। जो जिम्मेवारी पार्टी देती रही है उसको निभाता रहा हूं, और आज भी मैं इसी मन से लेता हूं कि जो जिम्मेवारी पार्टी देगी उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। पूरे जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है प्रधानमंत्री रही है, उसको निभाता रहा हूं, और आज भी मैं इसी मन से लेता हूं कि जो जिम्मेवारी पार्टी देगी उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। पूरे जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने, जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, या पूरे जातिगत समीकरण की जो बात करते हैं वो भी पूरा इस पूरे मंत्रिमंडल में देखने को मिल रहा है। ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे भारत को प्रतिनिधित्व कैसे मिले और समाज के सभी वर्गों का, सभी प्रदेशों का, सभी लोगों का इसमें समावेश हो सके, इसका प्रयास हमेशा करते रहे हैं, और इसी दिशा में ये भी कदम है। शिवसेना के नेता यहाँ पर नहीं आए जो उन्हें बुलाया गया था? उसकी मुझे जानकारी नहीं है, मैं इस विषय पर कुछ नहीं कह पाऊंगा। ये जेपी नड्डा जी, जिनका कहना है कि जो भी उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी पूरे कोशिश से वो निभाएंगे। जहाँ तक शिवसेना के साथ विवाद की बात है, उनके मंत्री नहीं आए, उसके बारे में वो फिलहाल चुप्पी साध गए। यतेंद्र, मेरा फिर से सवाल यही होगा जो हम पहले बात कर रहे थे राजनाथ सिंह और मनोहर पर्रिकर की। आपने कहा कि मनोहर पर्रिकर की ने इच्छा जताई है कि वो गृह मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि प्रधानमंत्री इतना बड़ा रिस्क लेंगे और राजनाथ सिंह को नाराज करके उनको गृह मंत्रालय से हटाएंगे? देखिए, बिल्कुल मनोहर पर्रिकर ने ये इच्छा जरूर जताई थी। पहले भी जब पहली बार मंत्री बनाए जा रहे थे तब उन्होंने ये इच्छा जताई थी, तब वो सरकार में नहीं आए, क्योंकि उनको साफ तौर पर बता दिया गया कि गृह मंत्रालय फिलहाल उनको नहीं दिया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री भी जो सूत्र बता रहे हैं, कृष्ण गोपाल जो बीजेपी के प्रभारी हैं, अभी 2 दिन पहले ही मोहन भागवत से मिले, उन्हें इस इच्छा के बारे में बता दिया गया था। तब प्रधानमंत्री ने जानने की कोशिश की थी कि संघ की क्या राय है, लेकिन जो सूत्र संघ की तरफ से भी बता रहे हैं, उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से सही बताया कि हाँ, इस तरह की बात आई है, चर्चा हुई है, लेकिन संघ प्रमुख चाहते हैं कि इसको प्रधानमंत्री अपने लेवल पर देखें। जहां तक राजनाथ सिंह की बात है, तो राजनाथ सिंह का अपना एक अच्छा खासा प्रभाव संघ में भी है, पार्टी में भी है, और उनकी नाराजगी लेकर प्रधानमंत्री और संघ कोई भी कदम उठाना नहीं चाहते। तो संघ ने जो संघ के सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजनाथ सिंह को की सहमति लेकर इस बारे में कोई फैसला लिया जाए, यानी कि गेंद पूरी तरह से प्रधानमंत्री के पाले में डाल दी है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि कुछ देर पहले भी मनोहर पर्रिकर ने अंतिम तौर पर अपनी इच्छा एक बार फिर से दोहराई है कि उनकी इच्छा का सम्मान किया जाए। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री ने इस बारे में कुछ नहीं बोला है, और अब 1:30 बजे के बाद क्लियर हो पाएगा कि मनोहर पर्रिकर की बात सुनी जाती है, राजनाथ सिंह अपने पद पर बने रहेंगे। जी चलिए यतेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आएंगे आपके पास। प्रदीप सिंह जी, क्या लगता है ऐसे माहौल में? आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? नहीं, देखिए, हमें दीपक जी लगता है कि 5 तारीख को जब उनकी प्रधानमंत्री से मनोहर पर्रिकर की मुलाकात हुई थी, तो अगर उनकी ये इच्छा है तो उसी समय उन्होंने बताया होगा, और बताया होगा तो उसके बाद निश्चित रूप से राजनाथ सिंह को का मंत्रालय अगर बदला जाना है तो उनसे बात हो चुकी होगी। ये फैसला आखिरी समय तक के लिए नहीं टल सकता। तो अगर ये बदलाव होना है तो राजनाथ सिंह को पता होगा कि उनका मंत्रालय बदला जा रहा है,
उनकी सहमति से ही बदला जाएगा, ये भी उम्मीद करनी चाहिए। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे पिछली टर्म में, उसके बाद जब बात आई थी नए अध्यक्ष की, जब नितिन गडकरी बने थे, उस समय संघ की पहली पसंद मनोहर पर्रिकर थे। उन्होंने मना कर दिया, उसके बाद नितिन गडकरी बने थे। तो मनोहर पर्रिकर को लेकर संघ की राय बहुत अच्छी है, उनकी छवि वहां बहुत अच्छी है। दूसरा, प्रधानमंत्री उन्हें पसंद करते हैं, प्रधानमंत्री से एक तरह का उनका रेपो है। तो उस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर उन्होंने इच्छा जाहिर की है तो उनकी इच्छा का सम्मान किया जा सकता है, लेकिन उसमें राजनाथ सिंह को भरोसे में लेकर ही किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज शपथ ग्रहण के बाद उनको पता चलेगा कि उनका मंत्रालय बदल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री भी समझते हैं कि ये मामला थोड़ा सेंसिटिव है, तो इसलिए पहले से उनको विश्वास में निश्चित रूप से लिया होगा अगर बदलाव होना है। लेकिन मनोहर पर्रिकर ऐसा क्यों चाहेंगे कि उनको गृह मंत्रालय ही मिले, रक्षा में वो काम नहीं करेंगे? देखिए, गृह मंत्रालय में अगर आप देश के अंदरूनी उसके बारे में सोचते हैं तो गृह मंत्रालय में करने के लिए बहुत काम है। रक्षा मंत्रालय में उस तरह से काम नहीं है। निश्चित रूप से बड़ा मंत्रालय है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश की सुरक्षा निर्भर करती है, उस मंत्रालय से चलती है, लेकिन गृह मंत्रालय का दायरा बहुत बड़ा है। एक दूसरा, ट्रेडिशनली ये इंप्रेशन रहा है कि गृह मंत्री सरकार में नंबर 2 होता है। ये सरदार पटेल के समय से धारणा चली आ रही है। तो हो सकता है ये भी उनके दिमाग में हो सकता है ये नरेंद्र मोदी के दिमाग में हो कि उनकी अनुपस्थिति में कैबिनेट मीटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा। हो सकता है ये इस क्रम में भी बदलाव हो। अगर वो गृह मंत्री बनते हैं तो अभी तक जिस तरह से राजनाथ सिंह उनकी अनुपस्थिति में कैबिनेट मीटिंग को प्रिसाइड करते थे, हो सकता है मनोहर पर्रिकर अब करें। तो एक पैकिंग ऑर्डर जो है गवर्नमेंट का, उसमें भी बदलाव हो सकता है। बिल्कुल। और उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को एक कोट भी दिया था मनोहर पर्रिकर में, जिसने उन्होंने कहा था कि देश की सुरक्षा देश के दुश्मनों की तरफ इशारा करते हैं। एक्सप्रेस ने उस खबर को लीड बनाकर छापा था और तभी अटकलें लगी थी कि उनको रक्षा मंत्रालय मिल सकता है, और उसके बाद उन्होंने उस कोट को वापस ले लिया था। तो ये इंप्रेशन आ रहा था कि उनको रक्षा मंत्री ही बनाया जाएगा, या लगातार इसी बात की चर्चा थी कि वो रक्षा मंत्री ही रहेंगे। तो ये मन में बदलाव आखिरकार क्यों? नहीं, या तो उनके कहने से जो इंप्रेशन जा रहा था इस वजह से बदलाव। देखिए, वो बात देश की सुरक्षा की कर रहे थे, वो आंतरिक सुरक्षा भी हो सकती है, बाहरी सुरक्षा भी हो सकती है। तो उससे जो संदेश गया कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, शायद इसीलिए उन्होंने अपना बयान वापस लिया। मुझे लगता है अगर वो गृह मंत्री, मतलब हम लोग ये बातें कर रहे हैं तो ये मानकर कि वो गृह मंत्री सचमुच बनना चाहते हैं, तो इसको लेकर वो। दूसरी चीज ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनको लेकर प्रधानमंत्री जो भी होता है हमेशा ऐसा व्यक्ति चाहता है जो उसके भरोसे का हो। प्रणब मुखर्जी 10 साल तक गृह मंत्री नहीं बन पाए क्योंकि सोनिया गांधी के भरोसे के नहीं थे। तो उस मामले में भी उनके जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके कामकाज का तरीका बदले, उनकी कार्यशैली बदले, उनमें बदलाव आए। इसको लेकर अगर प्रधानमंत्री कुछ सोच रहे हैं तो उसके लिए भी मनोहर पर्रिकर उनके ज्यादा मुफीद आते हैं। मनोहर पर्रिकर मुफीद आते हैं, लेकिन बाबुल सुप्रियो क्या सोचते हैं? बाबुल सुप्रियो क्यों मुफीद आते हैं नरेंद्र मोदी के लिए? यही जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने बाबुल सुप्रियो से बात करके। बाबुल सुप्रियो हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री से चाय पर आज प्रधानमंत्री ने बुलाया था। बाबुल जी, पहले तो इंडिया न्यूज की ओर से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मेरे लिए एक बहुत अच्छा सुबह रहा। जब भी उनको मिलता हूँ बड़ा इनविगोरेटेड फील करता हूँ, और इंस्पायरिंग बातें उन्होंने की, हम सबसे गुफ्तगू की, बड़ा मतलब क्या कहूँ, बहुत रिलैक्स्ड माहौल था। और बस 1:30 बजे अभी राष्ट्रपति भवन पहुंच रहा हूँ, वहां जाके बाकी डिटेल्स पता चलेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री ने बाबुल जी क्या क्या बातें की? नहीं, हम लोगों से उन्होंने सबसे बात की, सबको उन्होंने बताया कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, और सबको मालूम है कि एक नई जिम्मेदारी दी जा रही है, और उनकी उम्मीदें जो हैं वो तो यही रहेंगे ना कि हम खड़े उतरे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बस इतनी बात हुई। बड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर में एक खूबसूरत सा ब्रेकफास्ट भी हम लोगों ने किया। इट वॉज ए वेरी नाइस, इनविगोरेटिंग, इंस्पायरिंग मॉर्निंग। अच्छा, संगीत और राजनीति कैसे चलेगा? संगीत मेरा ये मोबाइल है, देखिए, संगीत मेरा चार्जर है,
और मैं मोबाइल रहता हूँ, तो मैं संगीत से अपने आप को चार्ज करके फिर निकल जाता हूँ। तो जो भी करता हूँ खुले दिल से करता हूँ, आनंद से करता हूँ। कोई आपके मन में बात की? कोई बिल्कुल गाना को नहीं, कुछ नहीं बताया। वो 1:30 बजे उसके बाद। तो ये थे बाबुल सुप्रियो, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें ये कहा है कि जो भी विभाग दिया जाए उसमें सही तरीके से काम करें। कैमरामैन सुनील रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो मैत्री, संगीत उनका चार्जर है, वो मोबाइल, क्या सर ऐसा नहीं लगता कि जैसे चलते फिरते किसी ने ऐसे यूं ही लॉटरी का टिकट खरीद लिया और सीधे जैकपॉट लग गया? जैकपॉट लगा है सर बाबुल सुप्रियो का? हाँ, देखिए, मतलब एक अवसर के रूप में तो निश्चित रूप से लगा है। राजनीति में नहीं थे, पार्टी से कोई मतलब नहीं था, अचानक एक दिन ट्रेन में स्वामी रामदेव से मिलते हैं और वो टिकट की सिफारिश कर देते हैं, टिकट मिल जाता है। लेकिन उसके बाद तो उन्होंने किया भाई, आखिर सभी सीटों पे बीजेपी लड़ी थी वहां, उसमें से अगर जीत कर 2 ही लोग आए तो निश्चित रूप से ये तो उनका योगदान है कि जीत कर आए। अब इसके आगे भी अपनी परफॉर्मेंस पर ही वो आगे जाएंगे या पीछे आएंगे, तो एक निश्चित। और पश्चिम बंगाल इस समय बीजेपी के टारगेट पर कहना चाहिए सबसे ऊपर है। जिस तरह से हरियाणा में टर्न अराउंड किया, उस तरह से करने की इच्छा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की। तो युवा हैं, गायक होने के नाते पूरे प्रदेश में और देश भर में जाने जाते हैं, तो एक रेपो ऐसे लोगों का अपने आप बन जाता है लोगों से। उनको आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, बताना नहीं पड़ता कि इनका परिचय क्या है, कौन है, तो उनके बारे में लोग जानते हैं। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने से थोड़ा इस तरह उनसे जो जुड़े लोग होंगे वो भी प्रेरित होंगे, पार्टी से जुड़ सकते हैं या सिंपैथाइजर हो सकते हैं, तो इस सब का फायदा मिलता है। लेकिन आगे की राह उन्हीं की परफॉर्मेंस से तय होगी। जी हाँ, और ममता बनर्जी की करीबी डोला सेन को हराया था उन्होंने इन चुनाव में। और बड़ी बात है, एसएस आहलूवालिया जैसे एक्सपीरियंस आदमी को दार्जिलिंग से उन्होंने नहीं मंत्री बनाया, इसलिए क्योंकि सुषमा स्वराज के नजदीकी हैं। बिल्कुल। देखिए, राजनीति में टाइमिंग, मतलब कब आप कहां खड़े हैं, इसका बड़ा महत्व होता है। तो ये और भी कई लोग हैं, नाम लेना शायद ठीक नहीं हो, जो ये तय नहीं कर पाए कि नरेंद्र मोदी जब बन रहे थे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, तो वो किस खेमे में रहे। उसकी कीमत आज उनको चुकानी पड़ रही है। और एसएस आहलूवालिया जैसे सीनियर लोग जो नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो भी उनमें से एक हैं। मोदी कैबिनेट का पहला विस्तार, इस पर हमारी चर्चा लगातार जारी है, क्योंकि सबसे